जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम यूपी लेखपाल के लिए सामान्य ज्ञान का 11वां सेट करने वाले हैं। हमने आपको 10 सेट तक कंप्लीट करा दिया था। आज भी 11वें सेट में हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उस क्वेश्चन से रिलेटेड, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और डिटेल भी साथ में देखते हुए चलेंगे। आप वीडियो के आखिर में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। और एक और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा, जैसा कि आप सभी को बताया, हमने यूपी लेखपाल के लिए सामान्य ज्ञान के अलावा ग्राम समाज एवं विकास, इसके अलावा सामान्य हिंदी, तीनों की हमने 1250 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की है। हम सेट वाइज करवाते जा रहे हैं और उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। बिल्कुल धमाकेदार सीरीज है। हर एक क्वेश्चन वहां पे इंपॉर्टेंट है आपका यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए। इसके अलावा इससे पहले भी हमने यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास का 700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया था। उसकी भी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। वहां भी हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, ग्रामीण परिवेश के नाम से वो प्लेलिस्ट है। इसके अलावा हमने महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्यक्रम, केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं व कार्यक्रम से संबंधित भी सीरीज शुरू की है। 3 भाग तक हमने उसका करा दिया है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसका भी मैं आपका सेट वाइज करवाता जा रहा हूं। प्लेलिस्ट उसकी भी हमने बना दी है। प्लेलिस्ट आप लोग जरूर देखिएगा और आगे भी हम और क्वेश्चंस आपको करवाते रहेंगे। इसी तरह की सीरीज आपकी कंटिन्यू ये चलती रहेगी, क्योंकि अभी एग्जाम क्या आपका डेट भी पोस्टपोन्ड होकर आपका 24 जुलाई कर दिया गया है। आपके पास 1 महीना 20 दिन से भी ज्यादा का समय बचा हुआ है। काफी समय आपके पास बचा है तैयारी करने के लिए। आप अच्छे से तैयारी करिए, जितना हो सके प्रैक्टिस करते जाइए, सीरीज करते रहिए, टेस्ट सीरीज करते रहिए। जितना हो सके आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें, आसानी से आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम यहां पर बताना है। तो ऑप्शन आपका दे रखा है यहाँ पे, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए, गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद आपका कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा। यह आपका अवरोही क्रम है आपका जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले जिलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, लखनऊ में स्थित है आपका राष्ट्रीय कथक संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 का डी होगा, जामा मस्जिद शेरशाह, ये सुमेलित नहीं है। तो जामा मस्जिद का निर्माण किन्होंने शुरू कराया था? तो शाहजहां ने शुरू कराया था। किसने? शाहजहां ने शुरू कराया था। कब? 1650 में शुरू कराया था शाहजहां ने आपका जामा मस्जिद का निर्माण। तो जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। जामा मस्जिद नई दिल्ली में स्थित है। बाकी आपका सुमेलित है फतेहपुर सीकरी अकबर, जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक और आगरा सिटी सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? ये बताना है, कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, नित्यानंद स्वामी। ये आपका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ये आपका कहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे? ये आपका उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे आपका नित्यानंद स्वामी। बाकी तीनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राम नरेश यादव, गोविंद बल्लभ पंत जी और सुश्री मायावती। ये आपका तीनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये नित्यानंद स्वामी जो है कहाँ? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गीडा है। गीडा क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गीडा का फुल फॉर्म है ये, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट होगा, 1975 में प्रारंभ किया गया था 20 सूत्री कार्यक्रम आपका पहली बार। और आपका वर्तमान समय में आपका जो है आपका 20 सूत्री कार्यक्रम 2006, वर्तमान समय में जो 20 सूत्री कार्यक्रम को चल रहा है वो 2006 लागू है वर्तमान समय में। और इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जो है आपका पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना है।
20 सूत्री कार्यक्रम आर्थिक कार्यक्रम का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। देखिए आपका ये ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, गेहूं जो है आपका, गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। गेहूं आपका कौन सी फसल है? ये आपका रबी की फसल है। देखिए फसल कितने तरह की होती है? 3 तरह की। रबी, ये रबी हो गया, रबी क्रॉप होती है रबी, फिर उसके बाद खरीफ होता है, फिर होता है आपका क्या होता है? जायद होता है, जायद। ठीक है, 3 तरह का होता है। तो रबी की जो फसल है आपका, गेहूं जो है रबी की फसल है। ठीक है, और देखिए रबी की फसल जो है इसकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में आपका बोया जाता है। ठीक है, और इसका कटाई होता है मार्च और अप्रैल के दौरान, आपका कटाई होता है आपका रबी की फसल का, ध्यान रखिएगा। और इसको ये कम तापमान में बोई जाती है ये आपका, और इसमें कम पानी की आवश्यकता भी होती है आपका रबी की फसल में। ठीक है, और इसके बाद ये आपका अगला ये क्वेश्चन है, ये देखिए रबी के बाद आपका आता है खरीफ का। खरीफ का फसल जो है बुआई जो होता है जून जुलाई में होता है। बुआई कब होता है? जून जुलाई। कटाई होता है अक्टूबर के आसपास, आपका इसका कटाई होता है अक्टूबर के आसपास। और इसमें अधिक तापमान, आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की जरूरत होती है आपका, किसके लिए? खरीफ की फसल के लिए। और खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है? आपका चावल हो गया, कपास हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, गन्ना, सोयाबीन, ये सब जो होता है खरीफ का फसल होता है। अब एक बचता है आपका जायद का फसल। इसकी बुआई जो है आपका खरीफ और रबी की फसल के बीच में जो समय बचता है उसके दौरान इसकी बुआई होती है। मान के चलिए कि आपका मार्च अप्रैल या फिर मार्च से मान लीजिए जून के दौरान आपका इसकी बुआई होती है जायद की फसल की। ठीक है, और जायद की फसल कौन कौन सी होती है? खीरा होता है, ककड़ी, तरबूज, तरोई, खरबूज, टमाटर इत्यादि जो होता है ये आपका जायद की फसल होती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपका यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर पर आरोपित अधिकतम त्रुटियां किस कारण होती हैं? तो ऑप्शन ए होगा, डेटा प्रविष्टि में त्रुटि जो है कंप्यूटर पर आरोपित सबसे ज्यादा त्रुटि होती है, डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील यहाँ पूछा गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विक्टोरिया झील जो है आपका विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। आपका कहाँ स्थित है? आपका विक्टोरिया झील, ये आपका अफ्रीका में स्थित है आपका, और कीनिया, तंजानिया और युगांडा से घिरी है आपका ये विक्टोरिया झील। ठीक है, और अब हम आते हैं ये देखिए बैकाल झील के बारे में भी देख लेते हैं। बैकाल झील कहाँ स्थित है? बैकाल झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। ये आपका रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित है आपका बैकाल झील। और दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी झील है कौन सी? बैकाल झील। सबसे प्राचीन और गहरी झील कौन सी? बैकाल झील, रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित है। अब आते हैं हम लोग टिटिकाका झील के बारे में देखते हैं। देखिए टिटिकाका झील जो है आपका पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है टिटिकाका झील, और दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है आपका ये। ठीक है, और समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 3812 मीटर है आपका टिटिकाका झील की समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, और दुनिया की सबसे बड़ी नौकायान झील है। नौकायान झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी टिटिकाका झील है। अब आते हैं मृत सागर, या फिर इसे बोलते हैं डेड सी। डेड सी बोला जाता है इसे। तो ये इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। ठीक है, और आपका सबसे ज्यादा आपका लवणता जो है इसी सागर में पाया जाता है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक लवणता अगर पूछे तो किसमें? डेड सागर में पाया जाता है, मृत सागर में। ठीक है, और यह अरबी झील के रूप में जाना जाता है, इसे अरबी झील के रूप में जाना जाता है। और यह सागर जो है धरती के न्यूनतम बिंदु पर है और सबसे कम जगह में फैला है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो आपका भारत का वायसराय था जालियांवाला बाग नरसंहार के समय। देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका, जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग नरसंहार। ये वैशाखी के दिन पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग जगह का नाम है, वहां पर हुआ था। ये जनरल डायर ने जो है आपका निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलवाई थी, जिसमें कि हजारों लोग मारे गए थे। वजह क्या था? वजह ये था कि ये लोग जो है आपका रोलेक्ट एक्ट 1919 का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। इनके ऊपर गोलियां चलवाई थी किसने? जनरल डायर ने। और फिर उसके बाद 1940 में आपका
उधम सिंह ने आपका जनरल डायर की हत्या कर दी थी, ठीक है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा इस घटना से, जालियांवाला बाग घटना से आहत होकर बंगाल कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता कौन, रविंद्रनाथ टैगोर ने आपका वर्ष 1915 में उनको एक उपाधि दी गई थी, कौन सी, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। इन्होंने त्याग कर दिया था इस घटना से आहत होकर, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और आपका 13 अप्रैल 2022 को जो है इस घटना को कितना साल पूरा हुआ, 103 वर्ष पूरा हो गया जालियांवाला बाग हत्याकांड को। ये आपका 13 अप्रैल 2022 को 103 साल पूरा हो गया है जालियांवाला बाग हत्याकांड को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा, भारत का महान्यायवादी जो होता है आपका भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। और ये आपका संविधान के अनुच्छेद, भारत का महान्यायवादी जो है आपका संविधान के अनुच्छेद 76 में आपका है, दिया गया है भारत के महान्यायवादी के बारे में। और आपका इसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और हटाया भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही जाता है भारत के न्यायवादी को, महान्यायवादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट, 1861 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2019 कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा 21.67%, 21.667%। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल प्रारंभ की। देखिए SCRI पहल क्या है आपका, SCRI का फुल फॉर्म है सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है आपका। और ये जो है आपका किस देश के साथ SCRI पहल प्रारंभ की भारत ने, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी में क्या है, 1 और 2 दोनों, मतलब जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत ने SCRI पहल प्रारंभ की। क्यों ये पहल प्रारंभ, क्योंकि चीन के आक्रामक राजनीतिक और सैन्य व्यवहार के मद्देनजर जो है आपका चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने ये पहल प्रारंभ की SCRI, तो ऑप्शन बी होगा। किसके साथ मिलकर प्रारंभ की भारत ने, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आपका ऑप्शन होगा जाएगा बी, वीणा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण प्रमुख रूप से कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन होगा आपका डी, कोलार कहाँ पड़ता है आपका, कोलार आपका कर्नाटक में पड़ता है कोलार, ठीक है। और कोलार को जो है कर्नाटक का पूर्वी क्या बोलते हैं, पूर्वी प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। ये पर्यटक स्थल प्रमुख कोलार, और यहाँ सोने की खान है कोलार में, ये कर्नाटक में पड़ता है, इसे पूर्वी प्रवेश द्वार भी बोला जाता है कोलार को, ध्यान रहेगा आपको। तो अगला क्वेश्चन है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, तो क्या वजह होता है भाई, तो ऑप्शन सी होगा, घर्षण की कमी के कारण जो है हम दलदली सड़कों पर फिसलते हैं, वहाँ घर्षण का कमी होता है वहाँ पे, तभी हम फिसलते हैं वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया, तो ऑप्शन ए होगा आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा 2003 चेन्नई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था, तो ऑप्शन डी होगा ताइवान। नेक्स्ट है आपका, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है, तो ऑप्शन आपका ए होगा अहमदाबाद में बनाया जा रहा है आपका देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रवसान होगा, यहाँ पे सत्र मिसप्रिंट हो गया, सत्रवसान कौन करता है, तो आपका ऑप्शन बी होगा राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन सी होगा महाराष्ट्र है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बखीरा पक्षी विहार जहां स्थित है, किस जिले में स्थित है भैया बखीरा पक्षी विहार? तो ऑप्शन यहाँ पे ये होगा बस्ती में स्थित है, बस्ती जिले में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर आपका ऑप्शन सी होगा शारदा नहर, जो है आपका उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। इसकी लंबाई कुल 12,368 किलोमीटर है आपका शारदा नहर की कुल लंबाई, और यह यूपी और नेपाल सीमा के समीप शारदा नदी के किनारे बनबसा, क्या नाम है, बनबसा नामक स्थान से निकाली गई आपका शारदा नहर। दोस्तों आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो से रिलेटेड आपने किसी तरह की दिक्कत हो आपने हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे, और वीडियो को दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक प्लीज जय हिंद।